हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसेस्टर ज़ू ने वुजीसो टावर के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और गॉड लेवल की एंट्री ली थी और वहां पे एसेस्टर ज़ू को रोकने के लिए जो कोई भी उनके रास्ते में आ रहा था, एसेस्टर ज़ू उसे वहां पे मारते हुए उसके एग्जिस्टेंस को भी वहां पे खत्म किए जा रहे थे। लेकिन वुजीसो टावर में आने के बाद यूलेन एसेस्टर ज़ू से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि वो स्वॉर्ड मास्टर को अपने हाथों से मारना चाहती है और यूलेन की ये सारी बातें एसेस्टर ज़ू को वहां पे किसी की याद दिला रही थी। इसलिए एसेस्टर ज़ू ने वहां पे यूलेन की बात मानते हुए उसकी पावर्स के ऊपर लगाई हुई अपनी सील भी हटा दी थी और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें लाखों साल पहले एसेस्टर ज़ू के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहां एसेस्टर ज़ू के मास्टर एसेस्टर ज़ू का गुस्सा शांत करने के लिए उसे अपने साथ ड्रैगन सी के अंदर ले आए थे और वहां पे एसेस्टर ज़ू के मास्टर बैठे हुए एसेस्टर ज़ू के लिए फिशिंग कर रहे थे। ये वही वक्त था जब एसेस्टर ज़ू के मास्टर ने उस सेक्रेटरी को काटते हुए उससे एसेस्टर ज़ू के लिए एक लकड़ी का घोड़ा बनाया था और एसेस्टर ज़ू वहां पे उसी लकड़ी के घोड़े के ऊपर बैठे हुए खेल रहे थे। वहीं ड्रैगन सी के अंदर फिशिंग करने के साथ साथ एसेस्टर ज़ू के मास्टर एसेस्टर ज़ू को गुस्सा शांत करने के लिए उसके साथ बात भी कर रहे थे। वो वहां पे एसेस्टर ज़ू को बताते हैं कि इस ड्रैगन सी के अंदर ड्रैगन शार्क्स भी पाई जाती हैं और मैंने इस ड्रैगन सी के बारे में सुना है कि ये ड्रैगन सी बहुत ही ज्यादा अजीब है। इस ड्रैगन सी के अंदर ड्रैगन वेल्स के साथ साथ और भी बहुत कुछ मौजूद है। तो क्या कहते हो तुम, क्या मैं तुम्हारे लिए इस ड्रैगन सी के अंदर फिशिंग करते हुए कोई फिश पकड़ूं तुम्हारे लिए? जिस पे एसेस्टर ज़ू अपने मास्टर को कोई भी जवाब नहीं देते, जो देखकर उसके मास्टर खुद ही अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं ओके, अगर तुम्हें फिश पसंद नहीं है तो क्या तुम्हारे लिए कोई टर्टल पकड़ूं या फिर एक ड्रैगन वेल? ड्रैगन वेल के बारे में मैंने सुना है कि वो इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं उस ड्रैगन वेल को तुम्हारे लिए पकड़ सकता हूँ। अपने मास्टर की ये बात सुनकर एसेस्टर ज़ू, जो कि अपने लकड़ी के घोड़े के ऊपर बैठे हुए मजे से खेल रहे थे, वो गोल्डन में अपने मास्टर से कहते हैं आपको ऑलरेडी 3 दिन गुजर चुके हैं इसी तरह से फिशिंग करते हुए, लेकिन आप अभी तक किसी एक सिंगल फिश को भी नहीं पकड़ पाए। एसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर मास्टर खुश होते हुए कहते हैं शुक्र है तुम कुछ बोले तो सही, और तुम्हारी बातों से पता लग रहा है कि अब तुम्हारा गुस्सा काफी हद तक शांत हो चुका है। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें अपने मास्टर की तरफ से दिया हुआ ये गिफ्ट कैसा लगा? ये वुडन हॉर्स यानी लकड़ी का घोड़ा तुम्हें पसंद तो आया ना? ये लकड़ी का घोड़ा बहुत ही ज्यादा पावरफुल और डोमिनेटिंग है, तुम इसके ऊपर राइड करते हुए ये पूरा वर्ल्ड घूम सकते हो और तुम जिन जिनको मारना चाहते हो इसी लकड़ी के घोड़े के ऊपर राइड करते हुए जाकर उन सभी को मार सकते हो। लेकिन एसेस्टर ज़ू का एटीट्यूड तो बचपन में भी बहुत ज्यादा कोल्ड और गुस्से वाला था। वो बचपन में भी कोई भी फालतू बात नहीं किया करते थे, इसलिए वो वहाँ पे अपने मास्टर की बातों का भी बस दो टोक ही जवाब दे रहे थे। वहीं एसेस्टर ज़ू के मास्टर उस लकड़ी के घोड़े को देखकर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं मैंने एक सेक्रेटरी को क्या काट दिया, वो लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए और वो लोग मेरे पीछे हाथ धोकर ऐसे पड़ गए हैं कि जैसे मैंने उनके किसी एसेस्टर को खत्म कर दिया है। मैंने कितनी प्यार से उस ट्री को काटा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ये तो शुक्र है कि तुम्हारा बड़ा भाई बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया है, इसलिए वो अकेले उन सभी का ध्यान भटकाते हुए उन्हें रोक रहा है। और उसे स्मार्ट तो होना ही था, क्योंकि आखिर उसे भी शिक्षा तो मैंने ही दी है और मेरे जैसे एक महान टीचर की शिक्षा पाकर कोई भी डिसेबल स्मार्ट और पावरफुल हो सकता है। यहाँ पे भले एसेस्टर ज़ू के मास्टर ये सारी बातें एसेस्टर ज़ू का गुस्सा शांत करने के लिए कर रहे थे, लेकिन थी ये सारी बातें 100% सच। और इसी बीच मास्टर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए एसेस्टर ज़ू से कहते हैं मेरा हर एक डिसेबल बहुत ज्यादा अच्छा और होशियार है, तो क्या कहते हो तुम, क्या मैं तुम्हारे लिए भी कोई डिसेबल एक्सेप्ट करूं जो तुम्हें भी मास्टर कहकर बुलाए? उसके बाद तुम भी ये फील कर पाओगे कि एक मास्टर होना कितने ज्यादा प्राउड की बात होती है। अपने मास्टर की ये बात सुनकर एसेस्टर ज़ू दोबारा कोल्ड टोन में अपने मास्टर से कहते हैं तो आप एक बार फिर से मेरे लिए कोई फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। डिसेबल्स बनाना बहुत ही ज्यादा मुसीबत वाला काम है और डिसेबल्स हमें बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। जिस पे एसेस्टर ज़ू के मास्टर उससे कहते हैं कि ये कोई मुसीबत वाला काम नहीं है, एक बार तुम अपना डिसेबल बना के तो देखो, फिर तुम देखना कि इस काम में कितनी ज्यादा खुशी मिलती है। मेरे ऊपर कुछ लोगों के बहुत बड़े एहसान है और उनमें से एक पर्सन का एहसान चुकाने के लिए मैं किसी को तुम्हारा डिसेबल बनाना चाहता हूँ। अभी वो कहाँ होगी इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि उसके पैदा होने के साथ से ही उसकी किस्मत तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है, इसलिए तुम्हें आगे चलकर किसी भी हालत में उसे अपना डिसेबल मानना ही होगा और उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से बिहेव करते हुए बिल्कुल एक मास्टर की तरह उसे सिखाना भी होगा। यहाँ पे एसेस्टर ज़ू के मास्टर किसी और के बारे में नहीं बल्कि यूलेन के बारे में ही बात कर रहे थे और हो ना हो उनके ऊपर मास्टर ये जान का ही आसान होगा या फिर एसेस्टर ज़ू के मास्टर ने लाखों साल पहले ही ये सब प्रिडिक्ट कर लिया था। इसलिए एसेस्टर ज़ू के मास्टर वहाँ पे एक बुक को बाहर निकालते हुए एसेस्टर ज़ू से कहते हैं कि जब भी तुम्हारी उस लड़की के साथ मुलाकात हो तो ये बुक उसे दे देना, ये मेरे एक बहुत ही ज्यादा खास और पुराने दोस्त की आखिरी विश थी जो कि मैं तुम्हारे हाथों से पूरा करवाना चाहता हूँ। अपने मास्टर की ये बात सुनकर एसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे कोल्ड लुक से उस बुक की तरफ देखते हैं और वो वहाँ पे उस बुक को देखते हुए कोल्ड टोन में अपने मास्टर से पूछते हैं तो अभी वो लड़की कहाँ है? एसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर उसके मास्टर स्माइल करते हुए उससे कहते हैं कि मैं जानता था कि तुम भी मेरी तरह डिसेबल्स बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, लेकिन रुको मुझे अभी देखने दो कि वो लड़की कहाँ है। और ये कहकर एसेस्टर ज़ू के मास्टर वहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करते हुए कुछ चेक करने लगे थे और सब कुछ देखने के बाद एसेस्टर ज़ू के मास्टर वहाँ पे एसेस्टर ज़ू को बताते हैं अभी तक वो लड़की पैदा नहीं हुई और अगर मेरा हिसाब सही है तो तुम उस लड़की से पूरे 1 लाख साल बाद मिल पाओगे। अपने मास्टर की ये बात सुनकर एसेस्टर ज़ू को वहाँ पे एक बार फिर से गुस्सा आने लगा था और उसने गुस्से से वहाँ पे अपना मुंह भी फुला लिया था, जिसके बाद वो अपने मास्टर को वहीं पे छोड़कर चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर उसके मास्टर उसे वहाँ पे रोकते हुए कहते हैं डिसेबल रुको रुको, मैंने तुम्हारे लिए उस ड्रैगन वेल को पकड़ लिया है जिसका मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। और ये कहकर एसेस्टर ज़ू के मास्टर वहाँ पे उस ड्रैगन सी से एक ड्रैगन वेल को खींचते हुए बाहर निकालते हैं, जिसके बाद एसेस्टर ज़ू के मास्टर उसे वहाँ पे एक बार फिर से रोकते हुए उससे पूछते हैं डिसेबल बताओ तो सही तुम्हें तुम्हारा ये गिफ्ट पसंद आया या नहीं? जिसपे उस वक्त एसेस्टर ज़ू ने अपने मास्टर को कोई भी जवाब नहीं दिया
गया था और वो बस चुपचाप वहाँ पे उस बुक को देखने लगे थे। और इसी के साथ हमारा पास्ट का ये सीन यहीं पे खत्म हो गया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एसेस्टर ज़ू अपने मास्टर की दी हुई उसी बुक को ही पढ़ रहे थे और उनके सामने यूलियन वहाँ पे उन सभी सोड कल्टीवेटर्स के साथ अकेले फाइट कर रही थी। और एसेस्टर ज़ू डायरेक्ट वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अपने मास्टर की बुक में लिखी हुई उन टेक्निक्स को सीधा यूलियन के माइंड के अंदर डाल रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे धीरे धीरे यूलियन की सोड स्किल्स और भी ज्यादा खतरनाक और अमेजिंग होती जा रही थी। और अब वो वहाँ पे अकेले उन सभी सोड कल्टीवेटर्स के साथ फाइट करते हुए उन्हें बराबरी की टक्कर दे रही थी, जो देखकर निंग्यू को वहाँ पे झटके पे झटके लग रहे थे। और वो वहाँ पे हैरान होकर उस बुक में लिखी हुई टेक्निक्स को पढ़ते हुए अपने मन में कहती है, एसेस्टर ज़ू ने तो अभी तक इस लड़की को ये मूव सिखाया ही नहीं है, तो फिर आखिर मिस यूलियन उन सोड कल्टीवेटर्स के साथ फाइट करते हुए इन सभी मूव्स को कैसे परफॉर्म कर रही है। लेकिन वो बेचारी यहाँ पे कहाँ जानती थी कि एसेस्टर ज़ू वहाँ पे डायरेक्ट अपनी पावर का यूज करते हुए ये सारे मूव यूलियन के माइंड में डाल रहे हैं। और यही बात उसे वहाँ पे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी, इसलिए वो एसेस्टर ज़ू से सवाल करते हुए पूछती है, एसेस्टर ज़ू क्या मिस यूलियन का आपके साथ कोई कनेक्शन है? जिसपे बर्निंग क्रो भी एसेस्टर ज़ू से सेम निंग्यू वाला ही सवाल पूछते हुए कहता है, बॉस ये बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं भी आपसे यही सवाल पूछने वाला था, क्या इस लड़की का आपके साथ कोई कनेक्शन है? लेकिन जो भी है, इस लड़की की सोड स्किल्स तो हर बीते पल के साथ और भी ज्यादा अमेजिंग और खतरनाक होती जा रही है। और इसकी ये कमाल की सोड स्किल्स देखते हुए मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये बहुत जल्द मास्टर ये जियान को भी सोडमैनशिप में एक्सप्रेस करते हुए पीछे छोड़ देगी। जिस पे एसेस्टर ज़ू उन्हें वहाँ पे बताते हैं कि ये जियान खुद इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसके पास बस हार्ड सोड मौजूद थी, जिसकी वजह से वो एक सोड मास्टर बन पाया था। लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस के बावजूद भी ये जियान हार्ड सोड की सिर्फ सेकंड फॉर्म को ही अचीव कर पाया था। लेकिन अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करते हुए इस हार्ड सोड के थर्ड फॉर्म को भी अचीव कर लेता है तो ये हार्ड सोड एक डिवाइन सोड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर निंग्यू हैरान होते हुए कहती है, तो इसका मतलब है कि मिस यूलियन के हाथों में जो सोड है वो बहुत जल्द एक डिवाइन सोड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो क्या इसका मतलब है कि इस हार्ड सोड को यांग फैमिली के एंसेस्टर्स ने रिफाइन करते हुए बनाया था? तो अब मैं समझी ये लोग अपनी सोड्स के साथ सोल्स को मर्ज क्यों करते थे, ताकि उनकी ये सोड्स भी उनके साथ प्रैक्टिस करते करते उनकी तरफ के साथ साथ और ज्यादा पावरफुल होती जाए। और मिस यूलियन ने भी यहाँ पे ये सब बिना एक टीचर के सीखा है। तो क्या इसका मतलब है कि वो बहुत जल्द हार्ड सोड के थर्ड फॉर्म को अचीव करने वाली है? और अगर ऐसा हो गया तो मिस यूलियन के हाथों में वाकई एक डिवाइन सोड आ जाएगी। और यही बात यहाँ पे निंग्यू को बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी, जिस पे एसेस्टर ज़ू निंग्यू को बताते हैं कि मैं उसकी मदद करने के लिए उन सभी लोगों को मार रहा हूँ जो आगे चलकर उसके लिए खतरा बन सकते थे, या वो लोग उसकी किस्मत को चेंज करते हुए उसकी लाइफ के पूरे मायने ही चेंज कर देते, क्योंकि इस लड़की की किस्मत ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है कि इसे आगे चलकर क्या करना है। वहीं यूलियन अभी भी वहाँ पे बहुत ही बहादुरी से उन सभी सोड कल्टीवेटर्स के साथ फाइट करते हुए उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मार रही थी। और तभी यूलियन वहाँ पे उन सभी सोड कल्टीवेटर्स के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करती है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो सभी सोड कल्टीवेटर्स उड़ते हुए पीछे जा गिरे थे। और यूलियन के इस कमाल के अटैक को देखकर बर्निंग क्रो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो हार्ड सोड की सेकंड फॉर्म है, अब इस लड़की का रियल टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इस टेस्ट में कुछ इवल स्पिरिट्स इसका ध्यान भटकाते हुए इसकी माइंड को पूरी तरह से चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसने इस टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर लिया तो फिर शायद ये सोड मास्टर को भी आसानी से हरा ले। और तभी यूलियन वहाँ पे अपनी हार्ड सोड गाइडिंग टेक्निक का यूज करते हुए अपनी 8 इमोर्टल सोड्स को एक सोड में मर्ज कर दिया था, जिसके बाद वो वहाँ पे एक बार फिर से उन सभी सोड कल्टीवेटर्स का सामना करते हुए उन्हें वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगी थी। और इस सब में वहाँ पे उन सोड कल्टीवेटर्स में से एक सोड कल्टीवेटर का मास्क टूट जाता है, और जैसे वहाँ पे सोड कल्टीवेटर का मास्क टूटता है तो उसके नीचे जो फेस था उसे देखकर यूलियन भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। और वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहते ये तो ब्रदर वू जिंग है, इसलिए वो खुद को वहीं पे रोककर गुस्से से चिल्लाते हुए वू जिंग से कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम आखिर इन लोगों का साथ क्यों दे रहे हो? जिसपे वू जिंग तो उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और वो बिल्कुल वहाँ पे एक सोल पपेट की तरह दोबारा आगे बढ़ते हुए यूलियन के ऊपर हमले करने लगा था, जिसे यूलियन भी किसी तरह से डोज करते हुए खुद को बचा रही थी। और ये देखकर वहाँ पास में खड़ी भाई एक डेवल स्माइल करते हुए कहती है, लड़की अब क्या हो गया तुम्हें? थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन अब जब तुम्हारा सामना किसी फेमिलियर पर्सन के साथ हो रहा है तो तुम उसके साथ फाइट करने से डर क्यों रही हो? इस तरह से तो तुम कभी भी हमारे सोड मास्टर को नहीं हरा पाओगी। वहीं यूलियन तो अभी भी वहाँ पे वू जिंग के साथ फाइट करने से डर रही थी और वो वहाँ पे लगातार उसके अटैक्स को डोज करते हुए भाग रही थी। और वो वहाँ पे साथ साथ अपने मन में ये भी कह रही थी कि वू जिंग मेरे बड़े भाई का बेस्ट फ्रेंड था, जो कि मुझे भी बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करता था, तो अब भला फिर मैं इसे कैसे मार सकती हूँ? वहीं वू जिंग दोबारा उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यूलियन वहाँ पे अपनी सोड आगे करते हुए उसके अटैक को रोक रही थी। लेकिन वो साथ साथ वहाँ पे अपने मन में ये भी कह रही थी कि अगर मैंने इसे यहाँ पे नहीं हराया तो मैं यहाँ से आगे कैसे बढ़ पाऊंगी, और मैं सिर्फ एक सिंगल पर्सन के लिए पूरे 8 माउंटेन एंड सीरियल का फ्यूचर दाव पे नहीं लगा सकती। मुझे जल्द से जल्द यहाँ पे इसे हराने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, और इसे हराने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है हार्ड सोड। मुझे अपने जज्बातों के ऊपर कंट्रोल करते हुए इन इवल स्पिरिट्स को काटना होगा। और ये कहकर यूलियन वहाँ पे खुद को शांत करते हुए अपनी हार्ड सोड की पावर को एक्टिवेट करके हार्ड सोड कटिंग टेक्निक का यूज करते हुए उसने वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही अटैक में उन सभी इवल स्पिरिट्स को वहाँ पे खत्म कर दिया था। और यूलियन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके बाद वहाँ पे उनमें से कोई भी सोड कल्टीवेटर दोबारा नहीं उठ पाता, जो देखकर भाई यो भी वहाँ पे सीरियस होते हुए जल्दी से खिसक गई थी, क्योंकि उसे वहाँ पे डर था कि अगला नंबर कहीं उसका ना लग जाए। वहीं उन सभी सोड कल्टीवेटर्स के साथ फाइट करते करते यूलियन भी वहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुके थे और वो वहीं पर अपनी सोड के सहारे बैठते हुए कहती है, फाइनली मैंने इन सभी
सभी को हरा ही दिया। जिसपे एसेस्टर ज़ू कोल्ड टोन में वहाँ पे उसे कहते हैं क्या तुम्हारे लिए ये काफी था। जिसपे यूलिन वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर खड़े होते हुए एसेस्टर ज़ू से कहती है एसेस्टर ज़ू मैं ये क्लियरली फील कर पा रही हूँ कि मैं अब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ और उसी के साथ साथ मेरा पावर लेवल और रियलम भी बढ़ चुका है, जिसको देखते हुए मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ। प्लीज मुझे इजाजत दें, मैं स्वॉर्ड मास्टर टियानजोंग के साथ अकेले फाइट करना चाहती हूँ। जिसपे एसेस्टर ज़ू तो उसे वहाँ पे कुछ नहीं कहते, लेकिन निंगयू उसे वहाँ पे रोकते हुए कहती है मिस यूलिन रुक जाइए, अभी आप ऊपर ना जाए, आपने जस्ट अभी हार्ड स्वॉर्ड कटिंग टेक्निक सीखी है, लेकिन अभी भी आपका हार्ड स्वॉर्ड सोल टेक्निक सीखना बाकी है और आप अगर बिना हार्ड स्वॉर्ड सोल टेक्निक सीखे टियानजोंग के साथ फाइट करने के लिए जाती हैं तो आप पक्का उससे फाइट में हारते हुए वहाँ पे मारी जाएंगी। निंगयू की बात सुनकर यूलिन चौंकते हुए उससे कहती है तो तुम कहना चाहती हो कि मैं टियानजोंग के साथ फाइट करते हुए मारी जाऊंगी। जिसपे निंगयू उससे कहते हैं यही तो आपकी किस्मत में लिखा है, स्वॉर्ड मास्टर के साथ फाइट करते हुए आप मारी जाओगी, इसलिए बेहतर है कि आप वहाँ जाने से पहले हार्ड स्वॉर्ड सोल टेक्निक को सीख लें। जिसपे यूलिन वहाँ पे अंदर ही अंदर से खुद को मजबूत करते हुए कहती है मेरी मंजिल अब बिल्कुल मेरे सामने है और अगर मैं मौत के डर से वहाँ पे नहीं जाती तो ये मेरे लिए मौत से भी ज्यादा बदतर होगा और उससे अच्छा मैं वहाँ पे मरना पसंद करूंगी। यूलिन की ये बातें सुनकर निंगयू भी वहाँ पे चुप हो गई थी और वो भी उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं कह पाती, जो देखकर यूलिन वहाँ पे एक बार फिर से एसेस्टर ज़ू को ग्रीट करते हुए कहती है एसेस्टर मैं उसके साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ, प्लीज मुझे इजाजत दे। जिसपे एसेस्टर ज़ू ने भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए उसे ऊपर जाने की इजाजत दे दी थी और एसेस्टर ज़ू की इजाजत पाकर यूलिन वहाँ से चुपचाप ऊपर की तरफ निकल गई थी, लेकिन एसेस्टर ज़ू अभी भी उसे वहाँ से जाते हुए बहुत ही गौर से देख रहे थे। यहाँ पे एसेस्टर ज़ू भी जानते थे क्या कि यूलिन के साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो भी यहाँ पे उसकी किस्मत को चेंज नहीं कर सकते थे। वहीं यूलिन वहाँ से आगे बढ़ते हुए वूजी स्वॉर्ड टावर के आखिरी फ्लोर पे आ गई थी, जहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर टियानजोंग ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा था और वो यूलिन को वहाँ पे देखते हुए कहता ओ तो फाइनली तुम यहाँ पे बनने के लिए आ ही गई। जिसपे यूलिन भी वहाँ पे बहुत ही बहादुरी से उससे कहती है कि पीछे मुड़ के देखो मैं यहाँ पे बनने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। और ये कहकर यूलिन ने डायरेक्टली वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर को उसके साथ कम्पीट करने के लिए चैलेंज कर दिया था। जिसपे स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे जो से हंसते हुए कहता है एक और पागल लेडी स्वॉर्ड मास्टर जो कि खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल समझ बैठी है और तुम तो इतनी ज्यादा पागल निकली कि तुम अपनी कुर्बानी देने के लिए यहाँ तक चली आई। मुझे लगता है तुम्हारी जियांग फैमिली में कुर्बानी देने का कोई रिवाज है, तुम्हारे भाइयों ने उस वक्त अपनी कुर्बानी देते हुए तुम्हें बचा लिया था, लेकिन आज देखो तुम खुद अपनी कुर्बानी देने के लिए यहाँ तक चली आई। मुझे लगता है जियांग फैमिली की किस्मत में बस कुर्बानी देना ही लिखा है। और ये कहकर वो स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे एक बार फिर से जोर से हंसने लगा था। वहीं बायू वहाँ पे ये सब देखकर सीरियस होते हुए अपने मन में कहती है इस यूलिन की एबिलिटी को देखते हुए मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये चाहे यहाँ पे जो मर्जी कर ले लेकिन ये कभी भी स्वॉर्ड मास्टर को नहीं हरा पाएगी, लेकिन अगर वो ज़ू यंग बीच में आ गया तो फिर तो हमारे स्वॉर्ड मास्टर का बचना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। वहीं स्वॉर्ड मास्टर की ये सारी बातें सुनकर यूलिन वहाँ पे गुस्से से उसे कहती है अगर तुम्हारी ये बकवास बंद हो गई हो तो अब मेरी स्वॉर्ड का सामना करके दिखाओ। और ये कहकर यूलिन ने वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए अपना ऑरा रिलीज कर दिया था, जो देखकर स्वॉर्ड मास्टर भी हंसते हुए आगे बढ़कर अपनी किलिंग स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और वो भी वहाँ पे अपनी किलिंग स्वॉर्ड का ऑरा रिलीज करते हुए कहता है तुम यहाँ पे बिल्कुल सही समय पे आई हो, मैं भी अपनी इस नई स्वॉर्ड की पावर को चेक करना चाहता था कि आखिर इस खतरनाक किलिंग स्वॉर्ड का पावर लेवल क्या है। और ये कहकर स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे अपनी किलिंग स्वॉर्ड को एक झटका देता है जिससे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि वहाँ पे यूलिन के लिए भी उसे रोक पाना मुश्किल होता जा रहा था। इवन वहाँ पे आसपास की चीजें भी टूटने लगी थी, लेकिन यूलिन अभी भी वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए किसी तरह उस अटैक को रोक रही थी। और एसेस्टर ज़ू जो कि वूजी स्वॉर्ड टावर से बाहर खड़े होकर ये सब देख रहे थे, उन्होंने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए वूजी स्वॉर्ड टावर के आखिरी फ्लोर को ही उड़ा दिया था, जो देखकर तो वहाँ पे एक पल के लिए स्वॉर्ड मास्टर की हवा भी टाइट हो गई थी। लेकिन तभी वहाँ पे बायू बीच में आते हुए एसेस्टर ज़ू से कहती है ये कंपटीशन स्वॉर्ड मास्टर और यूलिन के दरमियान है, जिसके बीच कोई तीसरा इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो फिर आप इस कंपटीशन के बीच में क्यों आ रहे हैं? क्या आप रूल्स को तोड़ना चाहते हैं? जिस पर एसेस्टर ज़ू कोल्ड टोन में वहाँ पे उससे कहते हैं कि मैं इस कंपटीशन में इंटरफेयर नहीं कर रहा और ना ही मैं इस कंपटीशन के दौरान कोई एक्शन लूंगा। और ये कहकर एसेस्टर ज़ू वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर की तरफ देखते हुए कोल्ड टोन में कहते हैं लेकिन अगर मेरी डिसेबल ये कंपटीशन हार गई तो फिर तुम्हारा सामना हेलगुड के साथ होगा और हेलगुड तुम्हें कितनी ज्यादा भयानक मौत देगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे एसेस्टर ज़ू ने इनडायरेक्ट स्वॉर्ड मास्टर को धमकी दे दी थी कि या तो यूलिन के हाथों से मारे जाओ या फिर हेलगुड का शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों क्या लगता है इस स्वॉर्ड मास्टर का क्या अंजाम होगा? क्या ये अपने लिए आसान मौत चुनते हुए यूलिन के हाथों से मारा जाएगा या फिर ये हेलगुड के गुस्से को सहेगा? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।